प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, सबसे पहले ऑपोजिशन का डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला। बजट से पहले हुकूमत के लिए नया चैलेंज खड़ा हो गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नालायकी की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब को बजट पास करवाने का टास्क दे दिया। गवर्नर चौधरी सरवर फ्रंट फुट पर आ गए। तरीन ग्रुप और ऑपोजिशन बजट में नाकामी के लिए मुतहर्रिक। बजट के बाद बुज़दार हुकूमत पर अदम एतमाद की तलवार भी लटकने लगी। ऑपोजिशन ने सर जोड़ लिए। इसके बाद बात करेंगे इक्तिसादी सर्वे पेश। हिंसों के गोरख धंधे में सब अच्छे की रिपोर्ट दे दी गई, जबकि अवाम गुर्बत बेरोजगारी से तंग, खुदकुशियों पर मजबूर। कोरोना से पाकिस्तान में 2 करोड़ अफराद का रोजगार छिन गया। शौकत तरीन ने अमरीका से इमदाद की बजाय तिजारत का मुतालबा कर दिया। गैस तवानाई के शोबे में कमी, हुकूमती इक्तिसादी आशारियों में बेहतरी, तो फिर अवाम समरात से महरूम क्यों? वफाकी बजट कल पेश होगा, अवाम को हकीकत में कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया से शुरू होने वाला गालम गलोच कल्चर नेशनल मीडिया के स्टूडियोज तक जा पहुंचा। पंजाब की मावनी खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने पीपल्स पार्टी के MNA कादिर मंदोखेल को थप्पड़ जड़ दिया। सियासी जमातें अदम बर्दाश्त को इंतहा पर लाने में कितनी जिम्मेदार हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे और आमिर मतीन साहब आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि हमने बात करनी है आज। एक तो कासिम सूरी साहब का जो मामला है, अदम एतमाद लाने की ख़बरें हैं, और इसके अलावा फिर इसी से जुड़ा मामला है फिरदौस आशिक अवान साहिबा का, जो एक अदम बर्दाश्त नज़र आई और आज भी असम्बली में इसकी गूंज भी नज़र आई। पता नहीं ये दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं कि नहीं। ये कहा जा रहा है जी कासिम सूरी के खिलाफ जो है ना एकदम क्योंकि गुस्सा आ गया है फिरदौस बीबी के इस थप्पड़ की वजह से, सब ने कहा कि इनफ इज़ इनफ। तो मुझे इतना लिंक समझ नहीं आता। कासिम सूरी से सारी ही पार्टीज़ को, अपोजिशन को जनरली प्रॉब्लम रहती है और उसका लार्जली उनकी कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं। जब पहली दफ़ा एक साहब को आप इलेक्ट और सीधा ही डिप्टी स्पीकर लगा दें, और वो मैं कहता रहता हूँ कि उनका सारी उम्र जो शौक़ रहा है और अभी भी शौक़ है वो कुत्ते लड़ाने का है, और वो कुत्ते लड़ाते हैं। और अभी भी जब जाते हैं उनकी, हम दिखा चुके हैं वो वीडियोस भी, कि वो बाकायदा मुकाबले होते हैं। फिर वो बड़े स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के कि उनको क्या खुराकें खिलाई जाती हैं जिससे वो खून ख्वार होते हैं। वो कुत्ते लड़ाते लड़ाते यहाँ असम्बली में आ जाते हैं, और असम्बली में ये अजीब इत्तेफाक है कि जब वो बैठे होते हैं कुर्सी पे स्पीकर की, तो नीचे लड़ाई हो जाती है। अब ये पता नहीं, मैं इस पे रुक जाए, इसके बाद आगे ना मैं आगे कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ सूरी साहब पे रहना चाह रहा हूँ कि एक अच्छे स्पीकर के होने से जितनी मर्जी टेंशन गवर्नमेंट अपोजिशन के हो, फ़र्क पड़ जाता है। हमने देखा है गौर यूसुफ साहब, हालांकि हम उनके बड़े नाक़िद रहते थे, मगर वो हालांकि उनका यूब खान का और भुट्टो साहब का, आपको पता है एक जनरेशन की एक लड़ाई चल रही थी, मगर वो उनको एतजाज़ हसन बड़ा टेक ऑन भी करते थे, मगर कूल रहते थे। बेनज़ीर भुट्टो के साथ बड़े अच्छे तरीके से बेनज़ीर के साथ बहुत रिस्पेक्ट देते थे और वो देते थे। उस तरह ही यूसुफ रज़ा गिलानी बड़े मुनासिब रहे स्पीकर। अयाज सादिक साहब से भी हैंडल नहीं था होता। तो अच्छे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के होने से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, और सूरी साहब से नहीं हैंडल होता। बताता काफ़ी सारा मसला उनकी कैपेसिटी का है कि उनको ना कानून का पता है, ना तरीक़ाकार है, ना सियासत का तजर्बा है, तो वो पर्सनल सा गुस्सा है। तो बाकी ये नहीं मुझे पता है कि इसके अंदर कितनी जान है। एक होता है ना कि आप जब नो कॉन्फिडेंस मोशन करते हैं, उसके पीछे पूरी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है कि जी आप इनको लॉन्च करेंगे, टेस्टर के तौर पे चेक कर रहे हैं, फिर आप स्पीकर को करेंगे और फिर आप प्राइम मिनिस्टर की तरफ जाएंगे। नहीं, वो मैं उधर ही आ रहा हूँ। तो ये एक तो होती है ना स्ट्रेटजी, मगर इनकी स्ट्रेटजी जो है ना PDM की, तो हालत ये है कि आपस में इस वक्त बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है, और ये पहले भी बहुत ज़्यादा ओवर प्ले कर देते हैं, एग्जैजरेट कर देते हैं, मुबालगा आ जाता है। जब पिछली दफ़ा भी ये धरना ला रहे थे पिछले साल, और हर 2 हफ्ते बाद कह रहे थे गवर्नमेंट गिर गई, और जब गवर्नमेंट नहीं गिरती है और धरने फेल हो जाते हैं, आपस में ये मुनकसमा हो जाते हैं, इनके यहाँ तकसीम हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, PDM टूट जाती है, तो उससे ओवरऑल एक जो अपोजिशन का प्रेशर है वो कमज़ोर हो जाता है। सो इसलिए सियासत के अंदर जब कोई आप किसी को ललकारा मारते हैं या एक आप मूव करते हैं,
तो वो सोच समझ के उस वक्त करनी चाहिए जब उसके अंदर संजीदा हो, वरना आपका रोब नहीं रह जाता और उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसका जो है अपोजिशन कमज़ोर हो जाती है। तो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इसलिए जो आप बजट का कह रही थी कि अगर गवर्नमेंट को गिराना है और इनके पास स्ट्रेंथ मौजूद है और इन्होंने गेम लड़ा ली है, लगा ली है, तो बजट मौजूद है। बजट में फेल हो जाए वो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली एक किस्म का उसके बाद रीज़न बन जाता है कि जनाब बजट फेल हो गया गवर्नमेंट का, तो एक किस्म की गवर्नमेंट गिर जाती है उसके बाद। तो वो एक मौजूद है। तो उसके साथ ये वाली एक दुर्फितनी छेड़ने की शायद उसकी वजह इसलिए पहले दरमियान में ये बल्कि अभी थोड़ा सा डाई डाउन कर गया है, पिछले दिनों ज़्यादा था ये फिक्र कि जब जहांगीर तरीन साहब जो हैं हाँ वो बहुत ज़्यादा अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे थे, 40-41 बंदे इकट्ठे कर दिए थे, पंजाब असम्बली के भी 10-20 बंदे, यहाँ के भी बंदे, और यहाँ पे क्योंकि थिन दोनों जगह मेजॉरिटी है, इस्लामाबाद में भी थिन है, वहाँ भी थिन है, और गालबन जो मुझे लास्ट नंबर गेम याद पड़ती हैं 14 के करीब जो है ना अपोजिशन के 172 में से वो 272 शायद उसमें से 14 के करीब कम है, 14 के करीब का मुझे नंबर फिगर याद है कि उनके अपोजिशन के कम थे। तो इससे ज़्यादा 16-17 लोग जो है ना जहांगीर तरीन दिखा रहे थे। मगर दरमियान में ये खबरें आ रही थी कि वो लोग वो थोड़ा सा जोर उनका टूट गया है, और ये खबरें आ रही थी कि जिस तरह एक तो कुछ आपस में बातचीत हो गई है, फिर ये काफ़ी सारे लोग सिर्फ डराने वाले थे कि उन्होंने अपने काम करवाने थे, उन्होंने अपने फाइलें प्रूव करवानी थी, फंड्स लेने थे, कुछ को बाय आउट कर लिया गया, कुछ को वैसे समझा दिया गया कि इस पर थाना कचहरी यूज़ हो गई, और बाकी जो थे वो वैसे ही शक्ल दिखाने वाले थे, एक्चुअल नहीं। क्योंकि ये सीरियस बिजनेस है, अगर आप बजट के ऊपर गवर्नमेंट को नहीं देते या इवन एब्सटेन करते हैं तो आपकी मेंबरशिप भी जा सकती है। तो क्या जहांगीर तरीन के लिए वो तैयार इतने हैं? तो वो थोड़ा सा डाई डाउन का हो गया, मगर बहरहाल गवर्नमेंट अभी भी मोहतात है कि उसमें उन्होंने पंजाब के अंदर अब खबर आज की चल रही थी कि गवर्नर साहब को, सरवर साहब को जो है ना वो ठेका दे दिया कि आप ज़रा टेक करें। तो एक तरफ तो उनकी कमज़ोरी देखें ना पीटीआई की कि चीफ मिनिस्टर रखा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर कहते रहते हैं कि नहीं ये वसीम अकरम प्लस है और बड़ा ताकतवर है, और जब ज़रूरत पड़ती है उसकी ताकत की तो फिर गवर्नर साहब को कहना पड़ जाता है कि जी बंदे आप इकट्ठे करें। नॉर्मली ये चीफ मिनिस्टर का काम होता है कि वहाँ पे आप अपनी मेजॉरिटी को कायम रखते हैं, लोगों को निज़ाम सूबे का चला के रखते हैं, तो फिर आपको गवर्नर साहब को नहीं कहना पड़ता, बाहर से नहीं एड मांगी जाती कि जनाब गवर्नर साहब आप नंबर्स पूरा करें। जिस आदमी की ड्यूटी है, जिसने हाउस चलाना है, उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। तो बहरहाल ये कल परसों तरसों ये जब बजट पास कराने जाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कितनी इसमें जान है। तो लेट्स से फरदौस बीबी का बाद में बात कर लेते हैं, पहले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास साहब का। ठीक है क्लास साहब, अब एक कंटिन्यूशन में हमें देखना चाहिए क्योंकि जिस तरह से कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद लाई जा रही है, तो ये भी हो सकता है कि बजट के बाद जो उस्मान बुज़दार हैं उनके अगेंस्ट भी कोई तहरीक अदम एतमाद शुरू कर दी जाए, और अपोजिशन के सामने ऑप्शंस मौजूद हैं इस वक्त जब वो इकट्ठे हुए हैं इस इशू के ऊपर। मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो टाइमिंग इन्होंने पिक की है इसके लिए बड़ी अहम है कि अब आज बजट पे बात होनी चाहिए थी। आज शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इकनॉमिक उनके अचीवमेंट्स से जो उन्होंने दावे किए, बताया कि कैसे हमने रिकवरी की है, उस पर बात होनी चाहिए थी। उसी दिन अपोजिशन ने अपना नया एक फिलर छोड़ के उन्होंने सारा गुफ्तगू का रुख जो है ना उन्होंने अपनी तरफ ले लिया। एजेंडा सेटिंग वो कर रहे हैं, हुकूमत आगे एजेंडा सेटिंग नहीं कर रही। सो ये तो अपोजिशन का पहला मेरा ख्याल है। उन्होंने जो वार किया है, बजट की रात किया है, कल बजट आ रहा है, उससे पहले ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। और दूसरी बात इनकी टाइमिंग का है, जो यहाँ पे जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो पहले से राजी खड़ा था, मान वो नहीं रहे थे, उनको ओनरशिप कोई नहीं दे रहा था, नवाज शरीफ साहब नहीं दे रहे थे, शहबाज शरीफ साहब या दीगर पीपल्स पार्टी तो तैयार थी कि मुलाकातों की खबरें भी आ रही थी कि शायद मुलाकातें हैं इनकी जहांगीर तरीन की, जरदारी साहब की वहाँ कराची में। सो लगता ये है कि उन्हें कमज़ोर जो सॉफ्ट टारगेट है, एक तरीका ये होता है कि जब आप अपने दुश्मन पर जा रहे होते हैं आप सबसे पहले उसके वीक एरियाज जो है ना, जो डोमेन है, उसको हिट करते हैं ताकि उसको गिराएं। पहले किले को गिराएं, बाद में फिर कैपिटल को हम गिरा लेंगे। सो उन्हें ये लगता है कि सूरी साहब जो हैं इस मामले पे टेस्ट किया जा सकता है 2-4 चीज़ें। अच्छा। कि क्या जहांगीर तरीन ग्रुप जो है क्या वो वाकई उसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो यूज़ हो सकता है। क्योंकि स्पीकर के मामले वही काम होगा कि जैसे आपको याद होगा कि उन्होंने यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले में उन्होंने आके हफीज़ शेख को वोट नहीं डाला, और जो मेरी इतलात थी और बड़ी बात में कंफर्म भी हुई है कि पीटीआई के तकरीबन ये उसमें 33 से 35 लोगों के साथ उनकी डील हुई थी
इनकी इनकी पीडीएम की। अच्छा। ये 16 लोग नहीं थे, 16 तो खुद मान रही है ना हुकूमत, वो 35 के करीब लोग थे। और लास्ट नाइट जो है अपनी एम्बेरस से बचने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ लोगों से उसी रात रब्ते किया। अदरवाइज ये फिगर जो है ना इसका, इस हफीज़ शेख और इनके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, ये 195 154 होना था। अच्छा। आखिरी रात बचाई गई है, लिहाजा ये फ़र्क जो है ना वो 7-8 का रह गया। और मोस्टली जो वोट इनको पड़ा है पीटीआई के लोगों का पड़ा है। अब ये चीज़ जानती है पीडीएम, जानती है कि इनके अंदर क्रैक्स हैं ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनको 35 या उसमें 33 के करीब। और उसमें जहांगीर तरीन का भी कोई बड़ा रोल नहीं था, ये भी बता दूं। इमरान खान साहब कंपनी पूरा चेक किया था, तरीन ने कोई रोल नहीं प्ले किया था गिलानी साहब को सेनेटर बनवाने में। वो जरदारी साहब एंड कंपनी का अपने उनके करतब हैं, अपने गुर हैं, जो भी लगाए थे उन्होंने, जैसे भी लगाए थे। आखिरी रात बचत हुई थी। अब जरदारी साहब को पता है कि ऑलरेडी इस ये जो कला है इसकी फसीलों में मैं दरार लगा चुका हूँ। हमारे यहाँ सराइकी में कहते हैं सेंध लगाना, कि सांध लग चुकी है, सांध ला के दिए उन्होंने। एक दफ़ा वहाँ से उन्होंने ईंटें उखेड़ ली हैं और 2-4 उन्होंने अंदर भी दाखिल कर लिए हैं अपने ये दुश्मन का फोर्ट्रेस जो है। अब उन्हें पता है कि कौन कौन से लोग हैं, हम किन किन के ज़रिए इनको वो किया जा सकता है। मुझे एक बड़ा इंतहाई एक अहम आदमी ने बताया है कि जब ये बना रहे थे इनको, ये थे असद कैसर साहब ये स्पीकर बन रहे थे, उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब के पास 2-3 लोग गए थे। अच्छा। कि भाई साहब इनको हम यहाँ बाई आउट कर सकते हैं, लोग खरीदे जा सकते हैं, असद कैसर स्पीकर नहीं बनेगा। उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी थे जो मेरी इतलात थी, उसमें खुर्शीद शाह साहब भी थे, इलेक्शन लड़े थे अगर आपको याद होगा। अच्छा। तो ये चाहते थे जरदारी साहब को कि जनाब हमें कुछ ज़्यादा कोई तगो-दो की ज़रूरत नहीं है, 6-8-10 बंदे आगे पीछे होने हैं तो आप करें। उन्होंने इनकार कर दिया था, वीटो कर दिया था। बाद में आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने बड़े करीबी बंदे को बिठाया, बताया, ये बड़ी मैं अथॉरिटी पे बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अब ये देखें, ये कहते हैं कि मैं ब्रीफ केस इस्तेमाल करूँ, इनके अपने पास पैसा थोड़ा है, लगाएं ना पैसा ज़रा अपनी जेब से लगाएं। सो उस वक्त मसला ये आया था कि ब्रीफ केस ये कौन बांटेगा। खुर्शीद शाह साहब एंड कंपनी खुद अपनी जेब से पैसा लगाएंगे, अगर स्पीकर बनना है तो उन्होंने को लगाएं, या जरदारी साहब वो आगे फिर किसी अपनी बड़ी एटीएम को कहेंगे तुम पैसे दो। सो उन्हें ये पता है ये हुकूमत की कमजोर। और अगर जस्ट फॉर ए आर्गूमेंट से अगर ये बजट से पहले या बजट की मंजूरी में अभी ये 20-25 दिन रहते हैं, ये जाके मेरा ख्याल जून के आखिर से पहले कुछ दिन 1-2 दिन पहले इसकी मंजूरी होती है, उस पर स्पीचेज होंगी सारी। अगर ये अगले 10-15 दिनों में ये इस तरह का पहले वाला वही काम करते हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख वाला किया था, ऑलरेडी जो संध इन्होंने लगाई हुई है, तो वेयर डस अगर गवर्नमेंट स्टैंड। अगर आपका डिप्टी स्पीकर ही उड़ा दिया जाए, पता ये चलो स्पीकर आपका बैठा हुआ है और डिप्टी उड़ गया, सो उस मामले में इनकी जो मूव है ना ये बड़ी इंतहाई मुझे वो इंट्रीगिंग लग रही है। महज अगर हाँ उन्होंने महज एक फिलर छोड़ा है, महज तमाशा लगना है, 4-5 दिन या टीवी शोज होनी है, तकरीरें होनी और फिर इन्होंने नाकाम होना है, तो इवन देन मैं समझता हूँ पोजीशन जो है ना वो हुकूमत को वो डिवर्ट करने में वो किसी हद तक कामयाब रही है। लेकिन टेस्ट वही है कि जो 36 बंदे आपने अपने काबू में किए हुए हैं, क्या दोबारा उनमें से कोई 8-10 आपके हाथ लगते हैं या नहीं लगते। और करना कुछ नहीं होता, जिस दिन यहाँ पे वो होनी है, वोटिंग होनी है, आपने गायब हो जाना है। अब पोजीशन पूरी है और हुकूमत के बंदे गायब हैं। तो वो जो क्लास आमिर साहब कहते हैं ना कि उन पर अप्लाई कर सकती है कि जनाब आप लोगों ने कि पार्टी लाइन पे वोट नहीं डाला, वो भी उन पर अप्लाई नहीं करेगी। अच्छा आमिर साहब आप इसको पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स ज़्यादा जानते हैं। इसको एक और भी इसके अंदर फैक्टर ये है कि पीपल्स पार्टी एक गेम खेल रही है। हाँ। कि इस वक्त ज़ाहिर है नून लीग के अंदर क्लियरली एक मरियम बीबी और शहबाज के अब थोड़े से कैंप डिफरेंट हो गए हुए हैं, और दरमियान में शहबाज शरीफ साहब बाहर जा रहे थे और नज़र आ रहा था कि इसके बाद मरियम को जो है ना अपनी जो भी उन्होंने मज़ामती सियासत करनी है वो करनी दी जाएगी। वो सिलसिला गया है रुक, अब वो शहबाज शरीफ साहब अब यहीं पे हैं। तो इसके ज़रिए ये जो है ना पीपल्स पार्टी पहले भी ये कर रही थी कि वो कह रहे थे शहबाज शरीफ को उन्होंने एकदम से इज्जत देनी शुरू कर दी है कि आप लीड करें और बिल्कुल उसके अंदर गिराएं या सारे। उससे एक किस्म का वो जो मरियम का क्लैश ऑफ वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही थी ना, बिलावल वर्सेस मरियम, बाकी वर्सेस बिलावल चल रही थी, तो एक किस्म का ना वो एक उनके यहाँ एक तकसीम को, नून लीग को तकबीयत दे रही है पीपल्स पार्टी जो है, किस्म का ये शरारत भी कर रही है। और शहबाज शरीफ साहब भी बड़ा रेडीली ये शरारत कबूल भी कर रहे हैं कि किस्म से फोकस हट के मरियम बीबी से जब पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पे आ जाएगा तो उससे ऑटोमेटिकली शहबाज शरीफ साहब क्योंकि पार्लियामेंट्री लीडर वो हैं तो उनकी भी ताकत में थोड़ा सा इजाफा जो होता है विद इन पार्टी जो है वो भी स्ट्रेंथन होते हैं। तो ये जो नून लीग का आपस में चल रहा है। अब आ जाते हैं इसके अंदर जो महरक हुआ है या सबसे बड़ा
कि बिल्कुल साहब ने कहा कि बात तो आज इकोनॉमिक सर्वे पे बजट पे होनी चाहिए जी। थी और वो हम करेंगे भी, मगर क्या करेंगे, ये इसके अंदर लोगों को इंटरेस्ट भी ज़्यादा है और ये समाओ आ गया दिखता भी है है। मिसाल। अब ये फिरदौस आशिक बान साहब इन पे का अगर बात कर ले ब्रेक के बाद। ब्रेक कर लें, आपको बड़ा हाँ, मजेदार ब्रेक इस पे लेंगे। एनालिसिस जी 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 बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे फिरदौस आशिक अवान का ये जो लेटेस्ट वाकया हुआ है इसके ऊपर, और इसके अलावा इक्तिसादी सर्वे के ऊपर भी बात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट आदाद शुमार है और क्या पिक्चर खींच रहे हैं वो इसको डिस्कस करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले आमिर मतीन साहब, फिरदौस आशिक अवान साहब, एक बड़ा एतराज़ आ रहा है कि ये सोशल मीडिया से होते होते नेशनल टीवी भी इसकी जद में आ गए हैं। अब ये चैनल जो है, ये मेरा बैकग्राउंड में प्रोड्यूसर साहब जरा चलाते रहे, कल से सबसे ज़्यादा ये ही सीन चल रहा है। अब पता नहीं है इस पे हंसना है रोना है, मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं, मगर मुझे ये ज़रूर है कि हंसी उनकी जो फिरदौस बीबी ने उसके बाद जब अपनी एक्सप्लेनेशन दी ना, बड़ी संजीदा किस्म का बयान, उसमें बड़े मज़ेदार किस्म का उन्होंने कहा कि एक तो ये सेल्फ डिफेंस कि मैंने सेल्फ डिफेंस एज इफ फिरदौस बीबी को सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने कहा विमेन हरासमेंट जो है ना, कि ये विमेन हरासमेंट जो उसके की हुई है एज इफ के अगेन उनको कोई हरास कर सकता है। और बाकी भी उसमें मुझे नहीं, वो जो पूरा नहीं सीन क्योंकि मैंने देखा हुआ कि वो कहती हैं कि उसके अंदर उनको गाली गलौच हुआ, वो हुआ वो तो बड़ी गलत बात है, मगर ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि फिरदौस बीबी की बैड लक कह लें या व्हाटएवर, कि ये काफ़ी दफ़ा हो चुका हुआ है। ये कशमाला बीबी के साथ हुआ उनका, फिर अज़मा बुखारी के साथ हुआ, फिर काफ़ी लोगों के साथ ये हो चुका हुआ है, तो लिहाजा घूम फिर के उन्हीं को ही किया जाएगा। So there is an issue, तो anger वो है। management का मसला दूसरा है। बाकी ये ज़रूर है, मैं ये आपसे और आपके जो है ना, मैं खुद भी अपने आप को वैसे फेमिनिस्ट कहलवाता हूँ, मगर ये ज़रूर मैंने सोचने पे मजबूर हुआ कि अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड ये ही इसको रिवर्स कर लें कि ये जो थप्पड़ जो फिरदौस बीबी ने बेचारे वो कादर मंदूखेल को मारा, अगर ये जसारत हो जाती कादर मंदूखेल साहब से कि ये थप्पड़ पड़ जाता फिरदौस बीबी को, तो यहाँ क़यामत अब तक आ चुकी होनी थी। ये जो है ना, ये हमारे यहाँ ये एक अच्छी बात है कि ये जाग चुका है, इनकलाब आ चुका है, फेमिनिस्ट इनकलाब आ चुका है कि कोई अगर ये वो जो है उस बेचारे को थप्पड़ पड़ा है और वो जो जितना दिखाया गया सीन, बाकी वो कह रहे हैं कि पूरा देखेंगे तो फैसला करें, वो मैंने पूरा नहीं देखा कि क्या प्रोवोकेशन थी, क्या कादिर मंदूखेल ने हो सकता कोई ऐसी बात की हो, मगर जितना नज़र आया ना उसमें क्लियरली कादिर मंदूखेल जो है ना वो बेचारे ही लग रहे हैं। मगर यहाँ पे डिवाइडेड है, यहाँ पे जो कल से मैं तबसरे सुन रहा हूँ, तजिए सुन रहा हूँ, तो डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं ये गलत है, कोई कह रहे हैं ये गलत है, तो फैसला नहीं हुआ क्लियरली। मगर अगर ये फर्ज करें उल्टा होता कि ये कादिर मंदूखेल से ये जसारत हो जाती कि वो उस तरह का ही थप्पड़ रसीद कर देते, तो ये फिर क्लियरली होना था ये वाली बात कि हो कि मैं कह रहा हूँ, हालांकि बड़ी दलेर खातून है और बड़ी वो है, मगर उसके बावजूद जो है ना फिर तो वो कादिर मंदूखेल साहब को अभी तक लोगों ने जो है ना उल्टा लटका देना था, ये पक्की बात है। बाकी ये एक ठीक है, हमारे यहाँ बजट से पता नहीं गवर्नमेंट का फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है कि अगेन बजट से, और जो है मैं तो समझता हूँ नुकसान ही हुआ है कि इस वक्त जो उन्होंने, चूँकि तीसरे साल उनका थोड़े से बेहतर फिगर्स हैं, वो उस पर हम आते हैं अभी कि उनको कुछ थोड़ी सी उम्मीद लोगों की जो टूटती जा रही थी कि इनसे इकोनॉमिकली हैंडल नहीं होगा, वो उम्मीद थोड़ी सी रिवाइव हुई है। उनको ज़रूरत थी कि इकोनॉमिक सर्वे फोकस आता, ज़रूरत थी उनको कि वो अपने जो थोड़ी सी ग्रोथ के उनके प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर हुए हैं, रेमिटेंसेस के बेहतर हुए हैं, एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, तो उस पर फोकस करते, फोकस हटने की बजाय यही फिर कल से चल रहा है जो है कि जी वो फिरदौस आशिक अवान को थप्पड़ उन्होंने मार दिया और वो सारा मामला उस पर चल रहा है।
तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी ये पीटीआई के लिए हम तो कहते रहते हैं कि इनका स्टार्ट जो हुआ था वो एक था कि मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग और ख़वातीनों की और यूथ की आनी और बड़े बड़े इनके डिसेंट चेहरे थे इनके अंदर जो बड़ी संजीदा बात करते थे। उसके बाद जब सामने आते हैं ज़्यादा तो वो फिरदौस भी उनका चेहरा बन गई हैं। वो चौहान साहब बड़ी मुश्किल से आजकल साइड पे उनको किया गया है। इवन शहबाज गिल साहब भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उनके सारा जो है ना ये शायद जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये कोई फिरदौस बीबी का कसूर नहीं है, ये ऐसे लोगों को लाया जाता है और ये उनको पता है कि इसका जनरली सराहा जाता है। अब ये नहीं पता कि ये सराहा गया है कि नहीं सराहा गया इस दफ़ा। अच्छा, यही एग्जैक्टली मेरा सवाल है क्लास साहब कि ये जो पीटीआई के साथ ये मसला है कि जो पीटीआई में आता है उसके एंगर मैनेजमेंट के और टेम्परामेंट के इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि थप्पड़ छप्पड़ बहुत चलते हैं। आपको याद होगा नईमुल हक साहब मरहूम जो है वो भी ये काम बड़ा फ्रिक्वेंटली टीवी पे करते थे। मार कुटाई वाला काम तो ये पीटीआई के कुछ लोगों ने शुरू किया था। उन्होंने नईमुल हक साहब ने तो एक दफ़ा नहीं 2-4 दफ़ा ये काम पे उन्होंने किया था और जब आगे से उनको मैचिंग रिस्पांस ना मिला तो वो इनकरेज होते गए लोगों को उन्होंने किया। असल में होता ये यहाँ पे तर्जमानों की मीटिंग होती है जो इमरान खान साहब खुद लेते हैं और जिसमें बैठ के ये तय किया जाता है। ये वैसे काम शुरू किया था मरियम नवाज साहिबा ने। अच्छा, क्रेडिट दें जहाँ पे ड्यू वेयर वो ड्यू है ना। शुरुआत कहाँ से हुई, जब वो 2014 में प्राइम मिनिस्टर हाउस को उन्होंने चलाना शुरू किया और उन्होंने अपनी उनकी एक कोर टीम बनाई थी नाश्ते पे। उस वक्त वो बैठ के उस पे वो जो 7-8 उनके ग्लैडिएटर्स थे, मस्कीटियर्स थे, तो उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ली जाती थी कि रात किस किस ने किस किस चैनल पे मुंह तोड़ा है, ज़बानी हद तक। अच्छा, वो पैट करती थी। हाँ, ये तो चीज़ें आ चुकी हैं। उसमें 7-8 लोग थे और बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन थे। माँ सिवा मोहम्मद ज़ुबैर साहब के, ये जो इनके आजकल तर्जमान है, बाकी तमाम जो 6-7 लोग थे वो यही अपनी रिपोर्ट देते होते थे कि कल रात हमने अपने मुखालफिन को, पीटीआई वाले थे या पीपल्स पार्टी वाले थे, हमने उनका क्या हशर नशर किया है। और फिर बाकायदा उस मेंबर के लिए मरियम नवाज साहबा तालियां बजवाती थी कि तुमने रात जो बदतमीज़ी की है और सुनाई है उनको और उनका माँ बहन बाप तक पहुँचे हो, तुम सबसे आज। अब उसका ये कल्चर का ये बना कि मरियम नवाज के करीब होना है, तालियां बजवानी है ना, तो फिर शाम को आपने मैक्सिमम बदतमीज़ी करनी है। ठीक है। और पीटीआई वाले बड़े विक्टिम रहे हैं इस बात के। अब जब ये पावर में हैं तो इन्होंने भी वो स्कूल ऑफ थॉट बड़ा इनको मुतासर किया। ठीक है कि भाई साहब ये तो काम ठीक है कि छोड़ दो, अनलीश कर दो अपने मुखालफिन पे, हमारा क्या जाता है। इमरान खान साहब मज़े से बैठे हुए हैं, उनकी बाकी कैबिनेट बैठी हुई और लोग बैठे हुए हैं। तो तर्जमानों की मीटिंग में इनको एग्रेशन सिखाया जाता है। वही मरियम नवाज साहबा वाला जो उन्होंने किया था, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने ये काम नहीं किया था, हालांकि कोर ग्रुप इनका भी था जो जरदारी साहब उसको प्रेजाइड करते थे जब इनके पावर में थी। लेकिन इस लेवल का एग्रेशन, इस लेवल की लैंग्वेज वो नहीं इस्तेमाल करते थे जो पीएमएल नवाज और अब पीटीआई करना शुरू हुई। और अभी तक नहीं करते हैं। नहीं, अभी तक ये खैर कादर मंजूर खयाल साहब खास एग्रेसिव थे। मैंने इनका पूरा 2.5 मिनट का एक क्लिप देखा है। ही वॉज वेरी मच एग्रेसिव एज वेल और बहुत सारे एग्रेशन था उनमें भी नजर आ रहा था। खैर अब क्या हो रहा है, मैंने किसी से तर्जमान से पूछा, इनके 20-20 तर्जमान हो, मैं कि भाई साहब सारा दिन ट्विटर पे मेरा ख्याल है बहुत सारी आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो वज़ीर आज़म के जो तर्जमानों का कैटेगरी में बहुत सारे 15-20 उन्होंने रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं कि ये नहीं होता, मोर ओवर नहीं हो जाता। मैं कि बड़ी आपने वहाँ फैंटियाँ लगाई हुई हैं। उन्होंने कहा बड़ी मेहरबानी कलसा साहब आपने अप्रिशिएट कर लिया, वज़ीर आज़म साहब तो अभी तक मुझसे खुश नहीं है। मैं कि फिर माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दें। अगला स्टेप तो ये है, जब यहाँ पे आपके हायरार्की जो है वो मरियम नवाज साहबा हो, वो इमरान खान साहब हो, तर्जमानों को मीटिंग में उनको डिसेंसी बताने की बजाय, उनको अपना आर्गूमेंट सिखाने की बजाय, अपनी बात करने की बजाय इस बात पे तालियां बजवाएं, मरियम नवाज बजवाए या इमरान खान साहब उनको थपकी दें। इनके यहाँ इस शिबली फराज को क्यों हटाया गया है कि शिबली फराज साहब गाली का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ऐसे लोगों को वो समझा जाता है गूफ हैं, डेफ एंड डम्ब हैं, म्यूट हैं। यार इतना शरीफ आदमी हमें नहीं चाहिए यार। आपने जब तक वहाँ पे बंदे को लिटा नहीं दिया, आपने उसके घर तक नहीं पहुँच गए, 2-4 चपेड़े नहीं लगा दी आपने वहाँ पे, तो फिर आपका मज़ा नहीं है। ये कल्चर हुकूमती उस सतह एक शटअप कॉल काफ़ी होती है। अगर ये कल्चर ठीक करना चाहते हैं, मरियम नवाज साहब और कंपनी बड़े वो मुहज़्ज़ब बनने की कहते हैं जी कि नहीं जी हम तो बड़े अच्छे थे, हमने देखे हुए इनके सारी चीज़ें। उनकी भी अपनी सोशल मीडिया टीम थी जो यही काम करती थी, यही पीटीआई ने। सो मुकाबला इस वक्त जो चल रहा है कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट आगे जा सकता है, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ने इस कल्चर में, वो सोशल मीडिया कल्चर हो, ये चैनल्स पे आप जाएं, आप संभाले नहीं जाते, गाली गलोच का कल्चर हो, मार पिटाई का हो, इन्होंने मरियम नवाज साहब को बीट किया है। अब आप तवक्को रखें, ये मैं अभी साहब को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा क्लिप रखें, अगर कभी वापस पीएमएल नवाज आई पावर में, इवन बिलावल भुट्टो साहब भी है, इनमें इंटॉलरेशन बहुत है।
हमने इनकी भी देख ली है, इनकी इनकी पीटीआई ने भी बढ़ाई है। ये लोग 2 स्टेप आगे जाएंगे क्योंकि अब उन्हें समझ आ गई है कि टीवी चैनल्स को आपने गाली गलौज के लिए, आपने अपने मुखालफिन को मारने के लिए इस्तेमाल करना है। सो हुकूमती लेवल पे ये जो सरपरस्त है, इमरान खान साहब खुश हुए होंगे, मैं शर्त क्या कहता हूँ, ही वोंट फील एम्बेरस कि मेरी पार्टी के यानी कादिर मंदोखेल साहब का ये एलिगेशन जो इन्होंने आज बात भी की कि बेसिकली ये इमरान खान ने इनको ट्रेन इस तरह से किया हुआ साहब है। ने किया है। अब यहाँ कादिर बलोच ये देख लें, अगर ये जब उस पर मुराद सईद पे अटैक करते हैं, ये कौन करता है? उस बिलावल भुट्टो इशारा नहीं करते उनकी तकरीर के बाद। मुराद सईद ने तो कोई जाती हमले नहीं करता ना, वो तो बैठ के एक पॉलिटिकल तकरीर करता है ना, उस पर जाती हमले कौन करते हैं? ये सारी पीपल्स पार्टी करती है। ये जो इनका क्या नाम है उसका, वो कादिर पटेल साहब जो हैं, वो जिस तरह की जुबानी और वो मेरा ख्याल जुमले इस्तेमाल करते रहे, कोई शरीफ आदमी अपने घर में सुन सकता। मैं इनके घर वालों से पूछना चाहता हूँ, इनके बीवी बच्चे, सास ससुर, मामा चाचा, कोई दमाद बहनोई वटेवर, कि ये जब इनको इस तरह एक जानवरों की तरह बिहेव करते देखते हैं टीवी चैनल्स पे, शाउटिंग देखते हैं, वो क्या तस्वर लेते हैं अपने बाप के बारे में, माँ के बारे में, जो सारे हम खवातीन भी शामिल हो गई हैं। वो कोई इनको शेम करने की कोशिश नहीं करते कि आप टीवी पे कैसे लग रहे थे। मैंने खुद 2-4 दफ़ा मेरा अगेन इस तरह की एंगेजमेंट हुई किसी के साथ, पहले की बात है, मुझे खुद शर्म आई, मैं कि यार मुझे इस लेवल पे शाउटिंग मैच के लिए जाना पड़ा है, एक तमाशा बनाने के लिए कि शो जो है मेरा आर्गूमेंट पीछे ना रह जाए, आर्गूमेंट नाकाम हो भी जाए गलत, क्या इससे फ़र्क पड़ता है। सो ये लोग जो है, मैं बहुत सारे मोज़ीन मेरे दोस्त थे एंकर, मैंने उनको कहा, एनालिस्ट आते थे, मैं कि आपको घर वाले नहीं कहते कि जिस तरीके के आप यहाँ पे बदज़बानी कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, 2-4 बड़े मोज़ीन थे, मैं कि बच्चे हैं आपके, पोते हैं, पोते हैं, नवासे हैं। सो पीपल्स पार्टी भी ये कोई ये मत कह दें जी बड़े इंतहा शरीफ लोग हैं, वो हमने सुना हुआ इनकी, ठीक है, वो जो वहाँ पे उस पर कादिर ये पटेल साहब जो गुफ्तगू फरमाते हैं, ये बाकी भी 2-4 वो हमने वहाँ भी सुनी हुई है। और ये जो मंदोखेल साहब, उन्होंने बड़ी जाती कि नहीं मारना चाहिए था थप्पड़, लेकिन उससे पहले वाली जरा गुफ्तगू सुने ना, तो कसर वो भी नहीं रख के बैठे हुए थे, वो भी कोई आर्गूमेंट कोई उसके साथ नहीं हो रहा था। बहरहाल मेरा ख्याल आपा हैं, फिर उनका ठीक है जी, जो किया है ओपिनियंस they हैं, shouldn't have और done वही it। बात है कि अदम बर्दाश्त का रवैया दोनों तरफ से, इसी वजह से ये बात कहीं जाकर रुक नहीं रही। इसके अलावा बात करनी है इकोनॉमिक फिगर्स के ऊपर, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर मतीन साहब, ये जो इकोनॉमिक नंबर्स सामने आए हैं और ये जो इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, ये इनकरेजिंग है या स्वीट एंड सावर जो है ना, मिक्स्ड बैग कह लें आप, कि बिल्कुल अच्छी खबरें माननी पड़ती है कि ग्रोथ रेट आ गया है। और अभी तो मैं देख रहा था ये जेपी मॉर्गन टाइप जो है उन्होंने भी एक्नॉलेज किया है। उसके बाद एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी हिली हैं, उसके बाद रेमिटेंसेस 29 बिलियन पे चले गए हैं, अच्छी चीज़ें हैं। मगर कुछ जो खराबियां जो हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो ये है कि एक्सपोर्ट में 2-3 ट्रिलियन डाल चुके हुए हैं, उतनी 25 बिलियन ही है, अभी उतनी नहीं बढ़ी जितना उनको खिलाया सेटों को जा चुका हुआ है। फिर ट्रेड गैप बहुत बढ़ गया, 27-28 बिलियन पे दोबारा डॉलर पे जा चुका हुआ है। उसके बाद जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, महंगाई और बेरोज़गारी, ये देखना है कि ये ग्रोथ होने का मतलब ये नहीं है, इन मसलों का हल कैसे निकालना है, ये चैलेंजेस हैं। उनका कमाल ये है तरीन साहब का, शौकत तरीन का, कि उन्होंने आज जो है चैलेंज जो उनकी जो पटरी है ना, वो बड़ी ठीक नज़र आती है। मगर ये देखना ये करते हैं कि नहीं करते, मतलब पीटीआई का एक तरीकाकार है, आइडेंटिफाई कर देते हैं, हर कोई कहेगा हाँ ये भी खराब है, ये खराब है, ओ भाई साहब उसका हल भी निकालो। फॉर एग्जांपल एक जो बड़ी मेरे हौसला हुआ उनकी बात को सुन के, देखते हैं कि वो कर पाते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर भी कन्विंस है और मैं भी कन्विंस हूँ कि टैरिफ बिजली के और ये एनर्जी के रेट कम होने चाहिए। ये हम भी कल भी हम कह रहे थे कि बजाय इसके कि आप वो पैसे कैपेसिटी के जो उनको जाई जा रहे हैं उन ऑयल कंपनीज को, IPPs को बुला बुला बुला, ये आप सस्ती बिजली करें ताकि लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें, कैपेसिटी देनी ना पड़े। ये कैपेसिटी जब इस्तेमाल नहीं होती बिजली, तो वो उसके बाद जो बचते हैं तो उनको जाते हैं, बजाय उन सेठों के जाने के जब आप 100% इस्तेमाल कर लेंगे तो नहीं जाएगी। 100% क्यों आप इस्तेमाल करेंगे जब बिजली सस्ती होगी। और सस्ती होने के पीछे इकोनॉमिक लॉजिक ये है कि सस्ती होने से आपको एक तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, सस्ती कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती हो जाएगी ना, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, प्लस जितना कैपेसिटी में उनको पैसा नहीं जाएगा, जितने ही आप उससे रेवेन्यू आप उसके GDP ग्रोथ ले लेंगे। सो उसके हर सूरत में फ़ायदे हैं। महंगी बिजली करके जो है ना हर एक किस्म का वो नुकसान ही है। तो लेट्स सी कि ये कर पाते कि नहीं करते। बाय द वे कल जो हमने पॉइंट आउट किया था, अगेन इनसे एनर्जी वालों से होगा कुछ नहीं है,
दोबारा कल हमने मेंशन किया था कि इन्होंने कार्गो एलएनजी का जो एक जुलाई का ऑर्डर करना था, एक में इनको $1 महंगा मिला है और दूसरा इनका मिस हो गया, वहाँ पे कोई बिडर ही नहीं आया। बिड ना आने का मतलब है कि उसकी जगह आप ये तेल जो फूकेंगे, फर्नेस ऑयल फूकेंगे, उसमें तकरीबन मुझे बताया जा रहा है कि $20 मिलियन, आप समझ लेंगे 30-35 अरब रुपया जो है ना, वो तो कोई मजाक ही नहीं है ना, उस पर कोई हेड्स नहीं। सो वो जो पुराना सिलसिला था माद हसन के दौर में भी जारी है। क्विकली मैं कह दूं, दूसरा ये एक बैंकर ही था जो कि इस तरह की बात कर सकता है, देखें अगर ये करते हैं कि नहीं। हम भी कहते रहते थे कि जनाब ये जो पाकिस्तान का कारोबार जब तक नहीं चलेगा, कि जब तक जिसे एसएमईज कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटे दुकानदार, छोटे कारोबारी वालों को कर्जे ना मिले, हमारा सारा 75% कर्जा, 85% कर्जा वो बड़ा सेठ ले जाता है या गवर्नमेंट ले जाती है। तो ये और टोटल 7% हमें 5-6% मिलता है इन छोटों को। इंडिया, बांग्लादेश, सारों को एग्जाम्पल ले लें, 25 से लेके 35% छोटे कारोबार को देखा है। तो आज कहा है शौकत तरीन साहब ने कि वो दुरुस्त किए हैं, कहने से नहीं होगा, कानून बनाना पड़ेगा कि मिनिमम 30% कर्जा इनको दें, और फिर उसके लिए बैंकों को आगे हाउसिंग के अंदर किया है, वो नहीं बैंक उस तरीके से दे पाते। सो आपको बैंकों को भी, आपको सारे सिस्टम को देखना पड़ेगा। क्विकली साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सारा कर्जा 9 बड़े शहर ले जाते हैं। मुझे याद है बचपन में मुझे बावलपुर बैंक देखने का इत्तेफाक हुआ। इंडिया में चल जाएं, बड़ौदा बैंक, रीजनल बैंक्स होते हैं, तो बिल्कुल रीजनल बैंक्स भी दें। और ये आइन के अंदर हमारे है लोकल बॉडीज़ के फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, कि अगर लइये का जो पैसा इकट्ठा हो रहा है बैंकों में, वो लइये में ही इस्तेमाल होना चाहिए, वो लोकल बॉडीज से लिंक्ड है। सो वो एक बड़ी अच्छी बात है। लास्ट ईयर उन्होंने क्लेम किया है बड़ा कि जरा वो प्राइवेटाइजेशन हम 30 साल से सुन रहे हैं, 1990 से नवाज शरीफ, कि जी वो हो रही है, नहीं होती है। आज उन्होंने कहा जी हमने फॉर स्टार्टअप कर रहे हैं कि हम वहाँ पे बोर्ड ऑफ नया एक बोर्ड बना रहे हैं प्राइवेटाइजेशन में। सो फॉर स्टार्ट जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं वो 15 उनको दे रहे हैं। ईजियर सेड देन डन, करके दिखाएं, बातें ना करें। वो जो बैठे हुए हैं ना मगरमच्छ, खासतौर पे एनर्जी के अंदर बड़े बड़े ये जो लॉस मेकिंग इदारे हैं, वो ना मिनिस्टर छोड़ेंगे ना सेक्रेटरी छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोर्ड में असदुद्दीन साहब और ये सारे लोग अपने मगरमच्छ रिश्तेदार बिठा गए हुए हैं। ये करना पड़ेगा बाद में। क्विकली अच्छी बात मुझे उनकी लगी कि प्रायोरिटीज़ ठीक है कि उन्होंने ज़राअत की बात की, और ये ज़राअत की जो किए जा रहे हैं कि ज़राअत के बगैर मसले का हल नहीं होगा। दूसरा आईटी का जो है बड़ी अच्छी खबर आई है कि $2 बिलियन के करीब जो है ना हमारा वो हो गई है, और इसका कहते हैं कि 10 बिलियन तक पोटेंशियल है। प्रोवाइडेड के 40-50 हज़ार प्रोग्रामर चाहिए, वो पता नहीं कहाँ से आएंगे। देखें इस बजट के अंदर क्या रिफॉर्म बातें उन्होंने बड़ी अच्छी उसमें की है। तो क्विकली मैं चाह रहा था क्लास साहब इन चीज़ों पे वो बात कर लें। चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस हैं, इनके मतलब बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, मगर आइडेंटिफाई भी करना है, मगर करना कैसे और किसने करना है ये देखना है। जी क्लास साहब, मैं सिर्फ एक बात करूँगा, जो आमिर साहब ने बिजली सस्ती की बात करते हैं ना, कि बिजली सस्ती की जाए। आइडिया तो बड़ा अच्छा है कि जो पैसे आप यहाँ आईपीपीज़ को दे रहे हैं, कैपेसिटी चार्ज, बिजली ना खरीदने के पैसे दे रहे हैं, ये लोगों को आम जबान में समझाएं कि जो बिजली हम नहीं खरीदते आईपीपी से कर पाते हैं, उसके पैसे देते हैं, वो हम उनके पैसे देते हैं उनको। मतलब वही वाली बात कि सस्ती कर। लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें 2 हैं। एक तो लाइन लॉसेज है कि कोई आपकी ट्रांसमिशन लाइंस को इन्होंने अपग्रेड करने का कोई सोचता ही नहीं है, ना उस तरफ ये जाते हैं। नंबर 1 क्योंकि कमीशन नहीं मिलता, माल पानी कम होगा शायद, या उसका लंबा प्रोजेक्ट है। दूसरा, आपके केपीके के बहुत सारे आपके इलाके, बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके, ट्राइबल एरियाज, ये बिल ही नहीं देते। सो बिजली के बिल जो हैं, जो यहाँ से वसूलियाँ नहीं होती, वो भी आपको पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, यहाँ के लोगों को सारा बिल आपको देना पड़ता है। सो कैपेसिटी चार्जेज जो बढ़ते जा रहे हैं, सर्कुलर डेट, ये जहन में रखें कि जहाँ बिजली चोरी हो रही है, बिजली के लोग बिल नहीं दे रहे, वो बलूचिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ हैं, केपीके के बहुत सारे एरियाज़ हैं, जिस वजह से ये लोड शेडिंग करते हैं। वो बाकायदा कंसेप्ट लेके आया था कि जिन आपके एरियाज़ में बिजली चोरी हो रही है, तो वहाँ पे हम जो है ना लोड शेडिंग करेंगे बिजली ने। अब इसको कैसे आपने मैनेज करना है कि जनाब कुछ इलाकों के लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, बिल उनके जो है ना वो दूसरे सूबे वाले दे रहे हैं। अब ये वो काम है जिसकी वजह से सर्कुलर डेट जो है ना वो लोगों को बढ़ता जा रहा है। मैं सारा बिल दे रहा हूँ, मैं उसका भी बिल दे रहा हूँ जो बिजली इस्तेमाल करता है, चोरी करता है, और वो हुकूमत पाकिस्तान को बिल नहीं देता। ये सर्कुलर डेट उस वजह से भी बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम हमारे पास खत्म हो गया है क्लास साहब, इससे मजीद भी बात होने की जरूरत है, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह से ये फिगर जो है वो आम लोगों के लिए रिलीफ का बायस बनते हैं। बजट आ रहा है, बजट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद ये डिटर्मिन किया जाएगा कि आम लोगों को इसका फायदा हुआ या नहीं। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।